आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। सभी के सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठना। रोज सुबह 7 बजे हम सबकी ये करंट और स्टैटिक की क्लास होती है, जो आज भी बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से होगी। तो सभी को सबसे पहले होली की शुभकामनाएं और कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उठाना पड़ता है तिनका, उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले कुछ आपको रिचार्ज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बाद भी अपनी मुख्य करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको सती ब्लैक पगोड़ा भी कह देते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, यह कहां पर स्थित है, किस राज्य में? याद रखिएगा 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर की आकृति होती है। यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहां पर भैया? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। पूछा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यह साथी याद रखेगा 5 जून 1972 को एक संस्था बनी जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में। तो जून 1972 में मानव पर्यावरण पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। उसी की याद में 1974 से ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूछा कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? जिसने साथी सबसे पहला आधुनिक रूप का जो कंप्यूटर है आप उसे कह सकते बनाया, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पापा या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य, अब यहां पर साथी आपको जनसंख्या के हिसाब से बताना है। किसमें? जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं और दोनों छोटे हैं। देखिए गोवा की बात करें तो गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। गोवा क्या है भाई? राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा। जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सिक्किम सबसे छोटा। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, सिक्किम सबसे छोटा। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे बड़े भैया ये प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, जबकि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। यह कौन सा भैया? कहोगे सर विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। वही 12 जनवरी की बात आ जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस, यह बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के करंट अफेयर शुरू कर देते। विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात है। तो देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसे बायोडायवर्सिटी दिवस भी कह देते हैं। जैव विविधता अथवा बायोडायवर्सिटी डे, इसको साथ ही पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? वही 4 अक्टूबर को याद रखना, ये अंतरराष्ट्रीय या वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, या विश्व साथी प्राणी दिवस। वर्ल्ड एनिमल डे जो होता है यह साथी 4 अक्टूबर को होता है, वर्ल्ड एनिमल डे। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेयरिंग डे भी कह सकते हो, या साथ ही विश्व श्रवण दिवस भी कह सकते हो। वर्ल्ड हेयरिंग डे या इसको आप विश्व श्रवण दिवस भी कह सकते हैं। वर्ल्ड हेयरिंग डे भी कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को। देखिए वन्य जीव दिवस की बात आ जाए तो ये 3 मार्च है। और यदि यही से आपसे वन्य जीव संरक्षण दिवस पूछ लेता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे पूछ लेता है, इसमें संरक्षण लिखा जाए साथ में, तो ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। ये कब मनाया जाता है भैया? 4 दिसंबर।
तब यहां से आपको 2-3 चीजों को मेरे साथ याद करना है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को 3 मार्च को विश्व श्रवण या वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया जाता है, सुनने वालों के लिए वर्ल्ड हियरिंग डे। जबकि वन्य जीव संरक्षण की बात आ जाए, जिसमें संरक्षण शब्द लगा हो, ये 4 दिसंबर को। और केवल एनिमल डे की बात आ जाए तो ये प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर। तो 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, 4 अक्टूबर को पशु एनिमल डे। और वन्य जीव संरक्षण दिवस की बात आ जाए तो सबके सब लिखकर बताए कब मनाया जाता है। कहोगे सर 4 दिसंबर को। किसकी बात कर रहे? विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, ये 4 दिसंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको मेरे साथ आप लोग दोहराते रहिएगा मन मन में, मिलते जुलते कई बार कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा, भारत फिलीपींस समुद्री संवाद 2 मार्च 2026 को कहां पर आयोजित किया गया? देखिए, भारत और फिलीपींस के बीच में यह सेकंड है। और कैसा है कहोगे सर? यह समुद्री संवाद है। यह क्या है? भारत और फिलीपींस के बीच का यह सेकंड समुद्री संवाद है। यह किस किस के बीच का? इंडिया और, आप ये कह सकते हैं, इंडिया और फिलीपींस के बीच का। तो जाहिर सी बात है, समुद्री संवाद 2 मार्च 2026 को यह कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, यह नई दिल्ली में। भारत और किसके बीच में? फिलीपींस के बीच में। यह जो साथी समुद्री संवाद है, यह 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिलीपींस, अब सभी जानते, ये आसियान देश है। भारत के दक्षिण पूर्व में, भारत के, अब ये कह सकते, जो ये आसियान, साउथ ईस्ट एशियन, दक्षिणी पूर्वी देश होते हैं एशिया के, उसकी आसियान का एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस फिलीपींस की राजधानी हो जाती है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर मनीला। जबकि फिलीपींस की मुद्रा क्या हो जाती है? पीसो। फिलीपींस की मुद्रा क्या हो जाती है? पीसो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाती है? मनीला। फिलीपींस की मुद्रा क्या हो जाती है? पीसो। यहीं पर आसियान का समझ लीजिएगा। आसियान की जो स्थापना हुई है साथी, यह 10 अगस्त 1967 को हुई। आसियान की स्थापना 10 अगस्त 1967। इसका जो सचिवालय, मतलब जहां पर इनका हेडक्वार्टर आप कह सकते हो, वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इनका जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सचिवालय है। और याद रखिएगा, इनके 11 सदस्य देश है। भाई, आसियान के कितने सदस्य देश हैं? सबके सब कमेंट में लिखकर बताइए। आसियान के 11 सदस्य देश हैं, जिनमें से सबसे नया 11वां सदस्य देश ये तिमोर लेस्ते बना है। कौन सा बना है? तिमोर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा, भारत फिलीपींस समुद्री संवाद 2 मार्च 2026 को, ये नई दिल्ली में। भाई, इसकी राजधानी क्या हो जाती है? फिलीपींस की मनीला। मुद्रा हो जाती है पीसो। आसियान का सदस्य देश है। आसियान का स्थापना 10 अगस्त 1967। 11 सदस्य देश, 11वां तिमोर लेस्ते। सचिवालय कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। तो कुछ कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, उनके बारे में यहीं पर हम लोग क्लियर करते चलते हैं, यहीं पर क्लियर करते चलते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच वार्ता के बाद पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना यह कहां पर की जाएगी? पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, कासे कनाडा और कासे मार्क कार्नी, इनके बीच में वार्ता हुई। पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यह हरियाणा के कुंडली में एक निफ्टेम नामक संस्था है। हरियाणा के सोनीपत में, कहां पर भैया? हरियाणा। तो हरियाणा के सोनीपत में यह फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक साथी संस्था है जिसका नाम है निफ्टेम। यहां पर पल्स पोलियो या पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट
लो जी, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट करके आप कह सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट करके, यह सतीश की निफ्टेम का नाम है। यह है कहां पर, हरियाणा के सोनीपत में। फूड टेक्नोलॉजी मतलब खाद्य जो प्रौद्योगिकी होती है उसको लेकर यह निफ्टेम नामक संस्थान है। इसी में याद रखिएगा भाई, पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये निफ्टेम कुंडली में। भारत और फ्रांस के बीच में भी एक, भारत और फ्रांस के बीच में भी एक सतीश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना करने की बात हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ये कहां पर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये सतीश प्रशिक्षण को लेकर, ये एमआरओ प्रशिक्षण को लेकर, ट्रेनिंग आदि को लेकर, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र। जबकि पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये निफ्टेम कुंडली, जो कि हरियाणा के कहां पर है, सोनीपत में स्थित है। तो ये कुछ साथी लगभग लगभग आप ऐसा कह सकते हैं, लगभग लगभग आप ऐसा कह सकते हैं, टोटल ये सारे के सारे आप इसमें अलग अलग 17 प्रकार के क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। जैसे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर हुए, व्यापार पर, भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया के बीच में तकनीक और नवाचार पर सहयोग, दाल प्रोटीन केंद्र, ये निफ्टेम में, कनाडा कंपनी केमेको को साथ यूरेनियम आपूर्ति का एक लंबे समय का समझौता, एआईसीटी भारत और मिटाक्स कनाडा के बीच में ग्लोबल रिसर्च इंटर्नशिप के लिए समझौता, क्रिटिकल मिनरल जैसे लिथियम की खोज आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता, सौर पवन और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक एमओयू पर साइन हुए, कला और संस्कृति के बीच में विश्वविद्यालय और साझेदारी को लेकर 24 नए एमओयू, कनाडा का ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया गया, कनाडा का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बनने का फैसला, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में कनाडा को संवाद भागीदार बनाने का समर्थन किया गया, भारत कनाडा संसदीय मैत्रीय समूह की स्थापना की गई, भारत कनाडा सीईओ फोरम का पुनर्गठन, रक्षा सहयोग और सुरक्षा के लिए भारत कनाडा रक्षा वार्ता की शुरुआत, और यूनिवर्सिटी कनाडा द्वारा कनाडा भारत संयुक्त प्रतिभा और नवाचार रणनीति, तत्त भारत ट्राइब्स फेस्ट में कनाडा की भागीदारी। तो इतने सारे क्षेत्रों में आप देख सकते हो भारत और कनाडा के बीच में ये साथ एक प्रकार से मित्रता हुई है, दोस्ती हुई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया जीन रेगुलेशन के 50 साल पुराने जैविक नियम को फिर से लिखा है? मतलब किस देश के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया जीन को कैसे रेगुलेट करते, उनकी जीन में क्या मतलब किस तरीके से वो जीन उनकी काम करती है, उसको लेकर 50 साल पुराने जैविक नियम को ये भारत के वैज्ञानिकों ने फिर से लिखा है। इसलिए भैया भारत के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया जीन रेगुलेशन के 50 साल पुराने जैविक नियम को फिर से लिखा है। बैक्टीरिया, जिसको साथी जीवाणु भी कह देते हैं, जिसको क्या कह देते हैं, जीवाणु भी कह देते हैं, जिसको क्या कह दिया जाता है, कहोगे सर, जीवाणु भी कह दिया जाता है। तो 50 साल पुराने जैविक नियम को फिर से लिखा है। जैसे जीवाणु की बात हो तो कुछ साथी अच्छे जीवाणु भी होते और कुछ क्या होते, बुरे जीवाणु भी होते। बुरे जीवाणु ज्यादा, जिनसे गंभीर बीमारी, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग की बात करें, जीवाणु से होने वाले रोग की बात करें तो जैसे साथी क्षय रोग है, जिसको हम लोग टीबी रोग कह देते हैं। क्षय रोग किससे होता है? इसी प्रकार साथी लेप्रोसी, जिसको कोढ़ की बीमारी कह देते हैं, जिसको कोढ़ की बीमारी कह देते हैं, लेप्रोसी भी किसके कारण होता है? लेप्रोसी भी याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया के कारण। टेटेनस भी किसके कारण होता है? ये भी बैक्टीरिया के कारण। गोनोरिया भी किसके कारण होता है? गोनोरिया भी किसके कारण होता है? कहोगे सर गोनोरिया भी, ये किसके कारण? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब किसके कारण? जीवाणु के कारण होने वाले रोग है। तो भारत ने बैक्टीरिया जीन रेगुलेशन के 50 साल पुराने जैविक नियम को फिर से लिखने में सफलता पाई है। भारत ने 28 फरवरी 2026 से किस देश के साथ अपनी द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है?
अपनी द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, स्वैप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की करेंसी को स्वैप करना। भाई स्वैप का मतलब क्या हो जाता है, कहोगे सर एक दूसरे की करेंसी को स्वैप करना, तो एक दूसरे की करेंसी को यहां पर क्या किया गया है, कहोगे सर स्वैप किया गया है 28 फरवरी 2026 के जापान के साथ। किसके साथ, जापान के साथ। जापान में लिख लीजिएगा, जापान की राजधानी क्या हो जाती है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या हो जाती है, टोक्यो। जबकि जापान की मुद्रा क्या है, येन। जापान की मुद्रा क्या है, येन। यहां का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप तो होन्शु द्वीप है। कौन सा बड़े भैया, होन्शु द्वीप। ये साथी जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है और ये होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो शहर स्थित है। होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो शहर। कई बार पूछ लेता है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा जापान के टोक्यो में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये जापान के टोक्यो में स्थित है। भाई यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है, कहोगे सर ये जापान के टोक्यो में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जापान के टोक्यो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल अंत्येष्टि को अनुमति देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश ये कौन सा बना है, जल अंत्येष्टि को अनुमति देने वाला। देखिए अभी तक किसी मृतक के शरीर को या तो साथी दफनाया जाता था, बरियल किया जाता था। अंत्येष्टि दो तीन प्रकार से मुख्य होती है, या तो दफनाया जाता है कब्र आदि में बरियल, या फिर भैया इंसान को क्रीमेट किया जाता है, उसको जलाया जाता है। तो ये दो ही तरीके थे मुख्य। अब साथी तीसरा तरीका है जिसको जल अंत्येष्टि कहेंगे। इसमें क्या है कि पहले बॉडी को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और वाटर चैंबर में बॉडी को कंप्रेस करके हड्डियों का चूरन बना के उसको एक प्रकार से इंसान की स्मृति के तौर पर परिवार वालों को दे दिया जाता है। तो ऐसी मंजूरी देने वाला, अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बना है। ये कौन बना भैया, स्कॉटलैंड। जल अंत्येष्टि को अनुमति देने वाला यूनाइटेड किंगडम का ये स्कॉटलैंड। अब सभी जानते जो यूनाइटेड किंगडम है जिसकी राजधानी लंदन है, जिसे हम यूके के नाम से जानते हैं, इसमें 4 साथी और देश आते हैं। कितने, 4, जिसको न्यूज नाम से भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसमें आते हैं साथी उत्तरी आयरलैंड, इसमें आ जाती है उत्तरी आयरलैंड, इसमें क्या चाह उत्तरी आयरलैंड, एक इसमें हो जाता भैया इंग्लैंड, एक हो जाता इंग्लैंड, एक हो जाता है इसमें वेल्स और एक हो जाता है स्कॉटलैंड। एक क्या हो जाता है, स्कॉटलैंड। तो अच्छे से याद रखिएगा स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने जल अंत्येष्टि को अनुमति दी है, या लोग अब वाटर क्रीमेट भी कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का आप ऐसा तरीका कह सकते हैं जिससे कम प्रदूषण होगा या जिससे साथ ही कम कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो कौन से देश ने मंजूरी दी है, चौंकिए मत। एक अजीब सा नहीं लग रहा कि भाई इंसान का जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सर ये भी एक तरीका, इंसान को ऐसे भी उसके मृत शरीर का आप कह सकते हैं अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो अंत्येष्टि का मतलब है अंतिम सरकार, जल के माध्यम से अंतिम सरकार, अंतिम संस्कार कह सकते हैं। चलिए, पुस्तक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है, पुस्तक है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इस किताब के लेखक कौन है, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ये नई किताब आई है, डॉक्टर धीरज ककाड़िया, डॉक्टर धीरज काकड़िया। मुझे 2-3 चीजें बताइए महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की, गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की, चलो ये तो कहोगे इतना वैसे पूछ लिया। गांधी जी के साथी कुछ समाचार पत्र बताइए, गांधी जी के कुछ समाचार पत्र बताइए। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए, भारत कब लौटे, गांधी जी अफ्रीका से
भारत कब लौटे, इसी में आपको बताना है कि जो ये 3 आंदोलन हुए गांधी जी के द्वारा, एक तो चंपारण आंदोलन, भाई सबसे पहले कौन सा था, कहोगे सर सबसे पहले चंपारण आंदोलन, चंपारण के बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन। ये 3 लगातार आंदोलन थे। उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन। ये भी आपको बताना है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष कब बने, गांधी जी कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने, तो कब अध्यक्ष बने, गांधी जी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने किस वर्ष, ध्यान दीजिएगा। समाचार पत्र थे इनके इंडियन ओपिनियन, समाचार पत्र क्या थे, इंडियन ओपिनियन, जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में चालू किया। नवजीवन भी इनका एक समाचार पत्र था, नवजीवन भी इनका समाचार पत्र था। हरिजन करके भी याद रखेगा, साथ ही समाचार पत्र था। अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारत का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद आंदोलन मार्च 1918, और ये साथी अहमदाबाद के बाद में ये खेड़ा किसान आंदोलन। केवल 1924 में एक बार कर्नाटक के बेलगांव, जिसको बेलगावी भी कह दिया जाता है, केवल एक बार गांधी जी 1924 में केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। केवल कितनी बार, एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने। तो महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर, इस किताब के लेखक डॉक्टर धीरज काकाड़िया हैं। यह साथी मनसुख मंडाविया जी ने इस किताब को लॉन्च किया है। नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 16 किताबों का विमोचन किसने किया है, यह साथी दूसरी भाषाओं से हिंदी आदि में, जो एक प्रकार से कह सकते हो ट्रांसलेट करके, लगभग प्रकाशन विभाग के द्वारा 16 किताबों का एक प्रकार से कह सकते हो प्रकाशन किया गया, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। विमोचन किसने किया है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। किसने भैया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। तो आपको यह बताना है उपराष्ट्रपति का पद यह कौन से अनुच्छेद से होता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के पदेन सभापति, यह कौन से अनुच्छेद में, राज्यसभा के पदेन सभापति, ये भैया कौन से अनुच्छेद में, ये भी आपको बताना है। इनके लिए वोट कौन देता है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग कौन करता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले। न्यूनतम आयु कितनी है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, और यह भी आपको बताना है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भैया न्यूनतम आयु कितनी है, यह सब भी बता के चलिए। उपराष्ट्रपति का पद होता है अनुच्छेद 63 के द्वारा, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, यह अनुच्छेद 64 में आ जाएगा, कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति, यह अनुच्छेद 64 में। वोटिंग लोकसभा और राज्यसभा के सभी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे राज्यसभा के निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वोट सब देते। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, अब कौन है, सीपी राधाकृष्णन। न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। जबकि कार्यकाल कितने वर्ष होता है, कार्यकाल कितने वर्ष होता है, पद ग्रहण से 5 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पद ग्रहण से 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है, कहोगे सर, पद ग्रहण से 5 वर्ष। भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत की रसद लागत को
10% से नीचे लाना है कि किसी सामान के ढुलाई में रसद लागत जो होता है, रसद लागत है सामान की ढुलाई में, या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान या फैक्ट्री से ग्राहक तक पहुंचाने में भाई उसमें कितनी कॉस्ट आई है। तो अगर सामान महंगा, कॉस्ट ज्यादा होती है ढुलाई की, परिवहन की, तो सामान महंगा हो जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य है किस वर्ष तक भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट को 10% से नीचे लाना है, 25, 27, 30 या 2047, मतलब 10% से नीचे। देखो अगर 2047 होता तो मैं तब मान लेता, तब होता कि यदि पूरी की पूरी माफ होगी 2047 का, सरकार जैसे सपना दिखा रही है ऐसा लग रहा है कि ढुलाई की लागत 0 हो जाएगी, सामान सीधा फैक्ट्री से इंसान के घर में आ जाएगा फ्री में, इतना मतलब देश हमारा तरक्की कर जाएगा। लेकिन क्योंकि मात्र 10% की बात है तो ये 2030 तक सरकार चाहती है। भारत सरकार का लक्ष्य है रसद लागत को, ढुलाई या परिवहन की लागत को कब तक कहोगे सर? 2030 तक 10% से नीचे लाना है, 2030 तक 10% से नीचे लाना है ढुलाई की लागत को, या आप ये कह सकते हो सर रसद की लागत को। इनमें से कौन सी योजना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च की गई, दिल्ली की महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं में शामिल नहीं है? दिल्ली की महिलाओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 योजनाएं लॉन्च की हैं। कितनी भैया? 4 योजनाएं। लखपति बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, और एक फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। चौथी योजना जो थी वो थी फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर, फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर, फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा सबके सब, लखपति बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। ये 4 योजनाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, इसमें दिल्ली की महिलाओं के लिए। तो दिल्ली आप सभी जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली क्या भैया? यूनियन टेरिटरी। दिल्ली में बताइए किसको एनसीटी किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया? दिल्ली को एनसीटी किस संविधान संशोधन द्वारा इसको एनसीटी घोषित किया गया? इसमें विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीट बताइए कि भी दिल्ली में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीट कितनी है? यहां पर साथी मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद विधानसभा का 10% है। मंत्री परिषद की संख्या यहां पर 15% नहीं है। दिल्ली के लिए मंत्री परिषद की संख्या यह 10% है। विधानसभा 70, लोकसभा 7, राज्यसभा 3। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। एनसीटी या साथी याद रखेगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यहां पे फूल वालों की सैर, एक साथी उत्सव भी मनाया जाता है। फूल वालों की सैर करके यह दिल्ली में एक उत्सव भी मनाया जाता है, फूल वालों की सैर। दिल्ली से संबंधित याद रखेगा अनुच्छेद 239 AA, अनुच्छेद 239 AA ये किसके प्रशासन से संबंधित है? यह विशेष अनुच्छेद दिल्ली के लिए जोड़ा गया है। अनुच्छेद 239 AA यह विशेष अनुच्छेद किसके लिए जोड़ा गया है? कहोगे सर यह दिल्ली के लिए जोड़ा गया है। यह किसके लिए जोड़ा गया है? दिल्ली के लिए। सबके सब लिखकर बताइए, दिल्ली के प्रशासन के लिए एक विशेष कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद केवल और केवल दिल्ली यूटी के प्रशासन से संबंधित है? चलो भैया, 18 से 40 वर्ष के युवाओं के कौशल का अध्ययन करने के लिए किस शहर ने सक्षम स्किल सर्वेक्षण शुरू किया है? या किस शहर ने सक्षम स्किल, कि भाई इस शहर के 18 से 40 वर्ष के युवाओं को कौन सा कौशल आता है, इसको लेकर मुंबई ने यह सक्षम स्किल सर्वे शुरू किया है।
यह सक्षम स्किल सर्वे किसने शुरू किया है? याद रखिएगा, भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई ने शुरू किया है। इसी में साथ ही युवा कौशल दिवस बताइए, युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस यह साथी कब मनाया जाता है? 18 से 40 वर्ष के युवाओं के कौशल का अध्ययन करने के लिए। मुंबई की बात आ जाए तो यहीं पर याद रखिएगा काला घोड़ा कला उत्सव, मुंबई में काला घोड़ा कला उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध, यह साथी कला संस्कृति का क्वेश्चन आता है, काला घोड़ा कला उत्सव। और यहीं पर बाण गंगा उत्सव, यहीं पर याद रखिएगा बाण गंगा उत्सव करके यह भी एक उत्सव कहां पर होता है? यह मुंबई में होता है, देश की आर्थिक राजधानी। जबकि अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 15 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? यह 15 जुलाई को। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना निखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो याद रखिएगा यह मुंबई शहर ने शुरू किया है। भारतीय सेना के किस कोर ने 1 मार्च 2026 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया? अपना साथी 76वां स्थापना दिवस। तो याद रखिएगा वज्र कोर ने 1 मार्च 2026 को 76वां स्थापना दिवस, 76वां स्थापना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस बताइए सबके सब। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसी में साथी आपको बता के चलना है, पहले थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख, भारतीय थल सेना के इंडियन आर्मी के पहले भारतीय प्रमुख, थल सेना के प्रथम भारतीय प्रमुख, थल सेना के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? हमारी भारतीय थल सेना के पहले इंडियन चीफ कौन थे? हमारी भारतीय थल सेना के पहले इंडियन चीफ कौन थे? तो याद रखिएगा 7 हो जाती है कमांड। 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। जबकि एयरफोर्स वायुसेना दिवस और नौसेना दिवस भी बताइए, वायुसेना दिवस और साथ ही नौसेना दिवस। तो देखिए नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर, नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस कहोगे सर 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। जबकि जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल के.एम. करियप्पा ये पहले भारतीय प्रमुख थे, हमारी इंडियन आर्मी के पहले इंडियन चीफ। तो वज्र कॉर्प करके जो है इनका 1 मार्च 2026 को 76वां स्थापना दिवस। 1 मार्च को ही याद रखिएगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिविल डिफेंस डे भी कह सकते हो या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी कह सकते हो, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी कह सकते हो, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी कह सकते हो। सबके सब लिखकर बताइए। कहोगे सर 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को। एलिसा हीली ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी है? एलिसा हीली ये किस देश के खिलाड़ी है? इन्होंने अपना अंतिम मैच भारत के खिलाफ खेला और 158 रन मारे, सेंचुरी मारी। अंतिम मैच भारत के खिलाफ, अंतिम मैच ये किसके खिलाफ? भारत के विरुद्ध खेला है। अंतिम मैच ये साथी महिला क्रिकेटर है एलिसा हीली, ये ऑस्ट्रेलिया की, ये कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। बहुत ही प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। अंतिम मैच किसके विरुद्ध? अंतिम मैच इन्होंने भारत के विरुद्ध, अंतिम मैच इन्होंने किसके विरुद्ध खेला है? यह भारत के विरुद्ध खेला है। इसी में साथी याद रखिएगा कि बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किससे मिला है? बीबीसी
स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यह अवार्ड किसे मिला है? इसी में साथ ही आपको बता के चलना है कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर, तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। इन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेले, हरमनप्रीत कौर। जबकि बीबीसी स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, ये स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर। तो एलिसा हिली अच्छे से याद रखेगा, ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेलों से संन्यास लिया है। ये किस देश की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। जबकि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली ये महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर है भैया, हरमनप्रीत कौर। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये स्मृति मंधाना। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? एकीकृत दिव्यांग, तो दिव्यांग साथियों की सहायता के लिए यह पहला एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल है। दिव्यांग साथियों की सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एकीकृत, मतलब अब जितनी भी दिव्यांग से संबंधित योजनाएं हैं, जितनी भी साथी दिव्यांग से संबंधित योजना है, इन सारी योजनाओं को एक पोर्टल पर लाया गया है। इन सारी योजनाओं को किस पर लाया गया है? कहोगे सर, इन सारी योजनाओं को एक पोर्टल पर लाया गया है। कौन सा राज्य बनाए? महाराष्ट्र बनाए। इसी में लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या अंतरराष्ट्रीय पर्सन विद डिसएबिलिटी दिवस भी कह सकते हैं, दिव्यांग दिवस। तो याद रखेगा 3 दिसंबर को। सबके सब कमेंट लिखकर बताइए, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस ये कब मनाया जाता है? कहोगे सर 3 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस ये 3 दिसंबर। महाराष्ट्र की बात कर लें, 2016 में दिव्यांग के लिए साथी कानून भी आ चुका है। दिव्यांग के लिए एक कानून भी आ चुका है। महाराष्ट्र अगर कुल शहरी जनसंख्या में देखें, कुल जनसंख्या में देखें तो यूपी के बाद में सेकंड स्थान। भाई महाराष्ट्र का कुल जनसंख्या में सेकंड स्थान। कुल शहरी जनसंख्या की बात करें, कुल शहरी जनसंख्या कि शहरों में रहने वाली अगर 1 2 3 करके टोटल जनसंख्या काउंट करेंगे तो महाराष्ट्र का स्थान पहला आएगा। महाराष्ट्र का स्थान क्या आएगा? पहला। यहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा की 288 सीट, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78, जबकि लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीट। लोकसभा की 48 और राज्यसभा की कितनी सीट हो जाती है? हो गए सर 19 सीट। तो महाराष्ट्र कुल शहरी जनसंख्या में पहला स्थान, जबकि महाराष्ट्र का यूपी के बाद में कुल जनसंख्या में कहूं तो कहोगे सर सेकंड स्थान। दिव्यांग एक्ट कब आया? 2016 में। जबकि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को। अमरावती में नए न्यायाधीश आवास परिसर का उद्घाटन किसने किया है? अमरावती में नए न्यायाधीश आवास परिषद का उद्घाटन साथी किसने किया है? अमरावती में नए न्यायाधीश आवास परिषद का उद्घाटन किसने किया है? तो देश का 25वां हाईकोर्ट, देश का 25वां हाईकोर्ट जो साथी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट था, देश का 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, ये अमरावती में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के किनारे है। अमरावती स्थित है, ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, इन्होंने अमरावती में
नए न्यायाधीश आवास परिसर का उद्घाटन किया है। देखिए बात हाई कोर्ट की आ गई है, तो हाई कोर्ट का गठन किससे होता है? कहते हैं कि राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 214 से। जबकि हाई कोर्ट का गठन या आप संरचना कह सकते हैं, ये अनुच्छेद 217 से आ जाती है। रिटायरमेंट आयु की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? कहोगे सर 62 वर्ष होती है। भाई हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी हो जाती है? कहोगे सर हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु हो जाती है 62 वर्ष। हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी हो जाती है? 62 वर्ष। जबकि सती जिला जो न्यायालय इत्यादि होते हैं, इनको लेकर जो शब्द आया है ये अनुच्छेद 233 में। ये किसमें आया है? अनुच्छेद 233 में। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए या तो 10 वर्ष साथी आप न्यायिक अधिकारी रहे हैं, 10 वर्ष क्या रहे हैं? न्यायिक अधिकारी, या फिर आपके पास 10 वर्ष वकालत का अनुभव है, या फिर क्या होना चाहिए? 10 वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष वकालत का अनुभव। तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने अमरावती में नए न्यायाधीश आवासीय परिसर और जुडिशियल अकादमी इत्यादि का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश का 25वां हाई कोर्ट है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भाई भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या, देखो बच्चा आधे घंटे से ज्यादा हो गया, आप लोग 14-15 हजार बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, लेकिन लाइक देखो 5000। कोई क्या सोचेगा कि एग्जाम पर फर्जी चलाता होगा। जबकि कुछ लोग जो मतलब चिढ़ते हैं या मतलब जिनको अपना मतलब अपने बुरे दिन ही अच्छे लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा बहुत, वो तो यही बात कहेंगे ना। तो तुम्हारा फर्ज बनता है सब के सब इस वीडियो को आते ही कर दिया करो, उससे कोई और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल इतना फर्क पड़ता है। और एक एक बच्चा मेहनत से जोड़ा गया है। मेहनत से मतलब ये तो जब बुरे से बुरा समय था ना बच्चा, तब भी कोई बेईमानी का काम नहीं किया कि अपने से नजर ना मिला पाए कि बेईमानी। ये 9वां वर्ष चल रहा है, मुझे 8 साल हो गए, 14 मतलब 2017 से शुरुआत की थी, 2017 से, तो ये 9वां वर्ष चल रहा है। 9 वर्ष में केवल इतनी है ईमानदारी पूर्वक काम किया है। सुनने भी देखा, 100 भी देखा, फिर सुनने देखा, फिर 100 देखेंगे, इस बात का कभी मलाल नहीं किया कि गिरे तो उठेंगे नहीं, गिरेंगे फिर उठेंगे। तो आप सभी लोग अपने एग्जाम्पल के साथ पूरी की पूरी मेहनत से लगे रहो। चलिए 2 मार्च 2026 को केंद्रीय भंडारण निगम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, केंद्रीय भंडारण निगम का 2 मार्च 2026 को यह 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय भंडारण निगम का 2 मार्च 2026 को 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 2 मार्च 2026 को केंद्रीय भंडारण निगम का 17वां स्थापना दिवस। कब की बात है भैया? 2 मार्च 2026 की, 2 मार्च 2026। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम, यह साथी कहां पर लॉन्च किया गया है? यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित है, 30 किलोवाट की उस पर चलने वाला वाइड बैंड गैप आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम, इसको चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ये देखिए, भारत अगर कोई तकनीकी उन्नति करता है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, क्योंकि ये स्वदेशी रूप से विकसित है। 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? कहोगे सर ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ये कहां पर लॉन्च किया गया है? ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। चेन्नई में ही NIOT स्थित है। भारत का पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम ये कहां पर खोला गया? कहोगे सर भारत का पहला नगर निगम ये चेन्नई में खोला गया। NIOT भी यहीं पर है और भारत का पहला नगर निगम भी कहां पर है? ये चेन्नई में। तो चेन्नई में याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 30 किलोवाट
WBG आधारित, वाइड बैंड गैप आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम, ये इलेक्ट्रिक वाहन में लगता है। अभी तक हम लोग इसका इंपोर्ट करते थे, दूसरे देश से मंगाते थे, चीन इत्यादि से। अब इसको भारत में ही स्वदेशी रूप से लॉन्च किया गया है, भारत में ही। इसी प्रकार साथी जो ई रिक्शा होती है ना, ई रिक्शा, जिन ई रिक्शा में, जिनको ट्री बोल देते हैं, कहीं कहीं पर ई रिक्शा बोल देते हैं, इसमें अधिकतम 4000 वाट की बैटरी होनी चाहिए। अधिकतम कितनी? 4000, और 3 पहिए होने चाहिए। 4000 वोल्ट तक की बैटरी और 3 पहिए वाला, इसी को ई रिक्शा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है सर? कहोगे ई रिक्शा कहा जाता है। जनजातीय कला, भाषा और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए ट्राइब्स आर्ट फेस्ट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारत में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट का आयोजन ये साथी कहां पर किया जा रहा है? ट्राइब्स आर्ट फेस्ट का यह आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो सबके सब लिख लीजिएगा, ट्राइब्स आर्ट फेस्ट का आयोजन ये नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय जनजाति दिवस बताइए। अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी लोगों का दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी व्यक्तियों का दिवस, या अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्स डे भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल या इंटरनेशनल ट्राइबल दिवस, यह विश्व ट्राइबल दिवस होता है। जबकि बताइए 15 नवंबर को भारत में कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है? भारत में एसटी की जनसंख्या कितनी है? भारत में शेड्यूल ट्राइब की सती जनसंख्या कितनी है? भारत में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या, इसी में याद रखिएगा NCST करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये अनुच्छेद 338A से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ है। 89वें संविधान संशोधन 2003 से, जो कि साथी कब से लागू हुआ? होगे सर, फरवरी 2004 से लागू। ये कब से लागू हुआ है? ये फरवरी 2004 से लागू हुआ है। ये लागू कब से हुआ है भैया? ये फरवरी 2004 से लागू हुआ है। तो सबके सब लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 से फरवरी 2004 से ये अनुसूचित जनजाति आयोग। जबकि देश की जनसंख्या में 8.6% 2011 के आंकड़ों के हिसाब से ये जनजाति की जनसंख्या है। जनजातीय गौरव दिवस ये प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस ये प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर, और 9 अगस्त को यह स्वदेशी लोगों का दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी लोगों का दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों का दिवस मनाया जाता है। चलिए भैया, स्टडी इन इंडिया एजुकेशन डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव का आयोजन यह किस शहर में किया गया? स्टडी इन इंडिया एजुकेशन डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन यह भी साथी नई दिल्ली में। जबकि जनजातीय ट्राइबल फेस्ट भी नई दिल्ली में, और ये जो एजुकेशन को लेकर स्टडी इन इंडिया एजुकेशन डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव, इसमें कई सारे अलग अलग देशों के राजदूत आदि को बुलाया गया, ये नई दिल्ली में। ये बताइए इसी में कुछ चीजें। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसी में बताइए अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय लिटरेसी डे कब मनाई जाती है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यह भी आपको बता के चलना भैया। अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, इसको साथी किस संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया? इसे किस संविधान संशोधन के साथ? इससे साथी किस संविधान संशोधन? कोई 18 मार्च उत्तर दे रहा है, कोई भैया 11 अगस्त उत्तर दे रहा है, कोई बहुत बढ़िया। बुद्धि जब बट रही थी उस समय बाथरूम चले गए थे। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस होगे सर प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, इस दिन ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे। जबकि प्रत्येक वर्ष ये 5 सितंबर या 7 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे
ये दुनिया में 8 सितंबर में ना 5 तो भैया भारत में ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8। साक्षरता दर निकालने के लिए कितने वर्ष प्लस आयु वाले बच्चों को काउंट मतलब लोगों को काउंट किया जाता है? साक्षरता दर में 7 या 7 वर्ष प्लस, जिनकी 7 वर्ष आयु हो गई है उनको काउंट किया जाता है। जबकि 86वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा यह कब से लागू हुआ? कहोगे सर 1 अप्रैल 2010 से। कब से लागू? 1 अप्रैल 2010 से लागू। चलिए, पूछा है किस संस्था ने राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन? राज्य सहायता मिशन जब तक पूरा ना हो जाए तब तक टेस्ट लगाने मत जाना, नहीं तो साथी कुछ भी नहीं बनेगा। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक टेस्ट लगाने मत जाना, पूरा करने के बाद जाना। राज्य सहायता मिशन ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला, ये नीति आयोग दिल्ली में। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? योजना आयोग के स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला। जन औषधि सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च। जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च। और 7 मार्च को याद रखिएगा 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस। 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस और 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस। सभी के सभी साथियों को बता दूं, जितने भी आप लोग एप्लीकेशन यूट्यूब यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले, अभी 8 बजे से हिंदी की क्लास है भाई, और उसमें वो चैप्टर है जो चैप्टर आपके कमजोर है, तो सबके सभी सी यूट्यूब पर उस क्लास को लेना मत भूलना। सात मार्च राष्ट्रीय जन औषधि दिवस। पूछा किस धाविका ने टोक्यो मैराथन, किस धाविका ने टोक्यो मैराथन का सती खिताब जीता है? टोक्यो मैराथन, तो याद रखिएगा कोसगोई करके हैं, इन्होंने टोक्यो मैराथन का खिताब जीता है। 42.195 किलोमीटर लंबी यह फुल मैराथन होती है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में कोली हिल्स में अपना पहला डार्क स्काई पार्क, यह एक प्रकार का साथी तारों को देखने का, ये तारे आदि को निहारने का, ये कोली हिल्स में अपना पहला डार्क स्काई पार्क लॉन्च किया है तमिलनाडु में। जबकि भारत का पहला इस प्रकार का, भारत पूरे भारत के पहले की बात करें तो भारत का जो पहला इस प्रकार का था यह हेनले लद्दाख में था। यह कहां पर था? कहोगे सर हेनले लद्दाख में। यह कहां पर था? हेनले लद्दाख में। भारत का पहला हेनले लद्दाख में। जबकि कोली हिल्स में अपना पहला डार्क स्काई पार्क यह तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नमक्कल जिला है तमिलनाडु में। इसमें विधानसभा की सीट हो जाती है 239, जबकि 234 विधानसभा, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की हो जाती है 18 सीट। लोकसभा की 39, राज्यसभा की हो जाती है 18 सीट। ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 84 देशों के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? मानसिक स्वास्थ्य में 84 देशों में हमारा 60वां स्थान है। 84 देशों में मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ में याद रखिएगा 60वां स्थान है। निमहेंस करके ये मेंटल हेल्थ से संबंधित एक भारत का बहुत ही बेहतरीन संस्थान है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। निमहेंस कहां पर है? ये मेंटल हेल्थ को लेकर ही है। ये कहां पर है? कहोगे सर
बेंगलुरु में स्थित है। पूछेगा दूसरा भारत फिलीपींस समुद्री संवाद, ये नई दिल्ली में। जबकि अंतरराष्ट्रीय महासागर दिवस, अंतरराष्ट्रीय महासागर दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महासागर दिवस अंतरराष्ट्रीय महासागर दिवस यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कहोगे सर यह प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महासागर दिवस यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 8 जून। विश्व वर्ल्ड एनिमल डे बताओ भाई कब होता है? देखिए साथी स्टैटिक जी के जो ये टेबल वाइज होती है छोटे छोटे चीज, लगभग 300 के करीब टॉपिक है। स्टैटिक जी के और करंट की फ्लिपकार्ट पर बहुत ही बेहतरीन किताब है एग्जामपुर की। अब सबके सब साथी इस किताब को फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर दीजिए। और इसमें आधा पेज अब साथी करंट का और आधा पेज स्टैटिक का, इससे आप डेली आधा आधा पेज कराने की मतलब एक आदत डाल दीजिए और आप खुद में अंतर देखोगे कि किस तरीके से चीजें आपको स्वयं में आती जा रही है, किस तरीके से चीजें आती जा रही है। तो सबके सब इसका रिवीजन कीजिए, कोणार्क सूर्य मंदिर से लेकर ये जितनी चीजें। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो साथी अभी ये शनिवार आ रहा है, ये जो साथी शनिवार आ रहा है, इस शनिवार 7 मार्च को रात को 9 बजे ये होमगार्ड की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। जैसे हम लोग यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई की करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ओएमआर सीट के साथ जैसा पेपर आता है बाइलिंगुअल, इसमें 25 सेट है और 2500 क्वेश्चन अलग से टॉपिक वाइज है। तो यहां पे लिंक लगा दिया है, सभी के सभी साथी इसको लाइक करके जरूर जाना। इसको 1 सेकंड का समय लगेगा, यहां से सबके सब लाइक कर लेना। और जो ये वीडियो साथी आप देख रहे हैं इसी में लिंक लगा हुआ है। अभी मैंने एक स्पेशल आप सभी के लिए ये हिंदी के व्याकरण की क्लास तो लगा रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन भर याद रखोगे। तो सबके सब इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अपने लिए खुद के लिए कभी कुछ गिफ्ट दिया करो, गिफ्ट मतलब कुछ पढ़ाई के टारगेट पूरा करते हुए अच्छे अच्छे। तो चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा उड़ी के उड़ीसा में स्थित है। पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। चार्ल्स बेबेज सिक्किम जनसंख्या के आधार पर यह सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम जनसंख्या के आधार पर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। भारत फिलीपींस समुद्री संवाद नई दिल्ली। ये पल्स प्रोटीन सेंटर ये किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से निफ्टेम। हरियाणा बैक्टीरिया जीन पर शोध करने वाला देश भारत। भारत की द्विपक्षीय स्वेप व्यवस्था जापान के साथ। जल अंत्येष्टि की अनुमति देने वाला स्कॉटलैंड पहला देश बना है। यह साथी काकड़िया, कुछ काकड़िया, धीरज काकड़िया कुछ करके नाम था, महात्मा गांधी जी के ऊपर किताब। सक्षम स्किल सर्वे ये मुंबई ने शुरू की है। ये वज्र कोर ने 1 मार्च को अपना स्थापना दिवस बनाया। एलिसी हिली ने महिला क्रिकेटर है, संन्यास लिया ऑस्ट्रेलिया से। दिव्यांग सहायता पोर्टल महाराष्ट्र। अरावती में जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये उद्घाटन किया है। ये 17वां स्थापना दिवस सीडब्ल्यूसी का। 30 किलोवाट आईडीएस लॉन्च करने का स्थान ये चेन्नई में। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट ये नई दिल्ली। स्टडी इन इंडिया कॉन्क्लेव ये भी नई दिल्ली। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला ये नीति आयोग। और जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च। तो सबके सब साथी कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और होमगार्ड की जो इवेंट है ये बिल्कुल वैसे खाकी लिफाफे में 25 सेट ये इसी